नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 यानी थ्योरी बेस अकाउंटिंग। इसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक थ्योरी का एक बेस होता है जिसमें हमारे रूल्स, प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं जिनके आधार पर हम वो कार्य करते हैं। अकाउंटिंग के भी अपने कुछ ट्रेडिशन हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 यानी थ्योरी बेस अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस क्योंकि कोई भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होती है, उसी के आधार पर हम कोई कार्य करते हैं। तो अकाउंटिंग की भी कुछ एक थ्योरी है जिसके आधार पर अकाउंटिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। हमने पहले चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस की थी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को करने के लिए हमारे कुछ नियम्स होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी। इन सभी को मिला करके हम थ्योरी बेस अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसके शब्दों में कुछ वर्णन किया गया है इसका। द कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती हैं? ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती हैं। एंड डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी जो कि डेवलप होती हैं, किसके लिए? समय के साथ साथ जो डेवलप होती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए। तो जो ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है, इसी को हम दूसरे शब्दों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कह देते हैं। यानी ये सारे कंसेप्ट, कन्वेंशंस, रूल्स, गाइडलाइंस ये जो डेवलप होती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले नेचर क्या है इसकी? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यानी ये सभी एक जैसे रूल्स का एक सेट होता है, एक जैसे नियम होते हैं जिनके आधार पर सभी जो कंपनी हैं, सभी जो फर्म्स हैं उनका पालन करती हैं। दूसरी बात इसमें आती है मैन मेड। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ नेचर के प्रिंसिपल नहीं है, ये कुदरती प्रिंसिपल नहीं है, ये आदमियों ने बनाए हैं। और वो भी किसके लिए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसे करने के लिए। नेक्स्ट है नॉट स्टैटिक। यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो स्टैटिक यानी रिजिड, स्थिर नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। वो भी चेंज होने का भी क्या मकसद रहता है इनका? कि हमारे जो एक फेयर पोजीशन दिखाना। अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ठीक हम सही से उनको दर्शा सकें। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर या कानून, कई बार कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं, कानून के अनुसार भी ये चीज़ ऐसे करनी ज़रूरी है, तो वो हमारे बदलते रहते हैं ये। और लास्ट इसकी जो एक और जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जर्नल एक्सेप्टेंस। यानी इन जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, इन्हीं को पूरे सब जगह पर इनको जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है। सभी देशों में, पूरे वर्ल्ड वाइड ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं और उनको सभी देशों में लगभग इनको पालन किया जाता है। अब इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में गैप भी कह देते हैं। इसके लिए क्या गैप इनको कहा जाता है? गैप का अर्थ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अगर इनको जनरली सभी लोग एक्सेप्ट ना करें तो फिर ये प्रिंसिपल नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन्हीं को, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या और अजम्पशंस। यानी कंसेप्ट क्या? कुछ हम बातें हम मान कर चलते हैं कि हमने ये बात मान ली, तब इसके बाद फिर हम अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और दूसरी होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस या ट्रेडिशंस। यानी जो एक परंपराएं चली आ रही हैं, जो अब क्यों करते हैं जी, डेबिट को जैसे डेबिट है एक बाएं तरफ लिखते हैं, एक दाएं, तो ये सब ट्रेडिशंस है हमारी।
कि जो पहले से ऐसा करते चले आ रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। वो इसका मकसद भी यही होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाना। अब इन्हीं को अब कई बार कुछ कंसेप्ट्स को कुछ लोग उनको कन्वेंशन भी कह देते हैं, कई लोग कन्वेंशंस को कुछ कंसेप्ट मानते हैं, तो लेकिन इनके ऊपर आपस में एक विवाद सा बना रहता है, यानी कन्फ्यूजन सा बना रहता है किसको हम कंसेप्ट मान लें और किसको हम कन्वेंशन माने। तो इसके लिए भी फिर एक रास्ता निकाला कि इन दोनों ही चीज़ों को, चाहे वो कंसेप्ट हो चाहे वो कन्वेंशन हो, महत्व इस बात का है कि इन बातों को फॉलो किया जाए। हम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो मकसद ये नहीं है कि इनको हम कन्वेंशन कहें, किसको हम कंसेप्ट कहें, या इनको भी बांटे भी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो भागों में बांटने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में ये बांटा गया, कई बुक्स में बांटा नहीं भी गया है। तो वहां पर इन्हीं को, दोनों चीज़ों को बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कह देते हैं, चाहे वो कंसेप्ट कन्वेंशन हो चाहे वो कंसेप्ट हो। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। चलिए अब देखते हैं ये बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारी क्या हैं। तो कंसेप्ट या एजम्पशन के रूप में हमारी ये 9 कई बुक्स में दी गई हैं, कई में इनमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी है, कहीं पर कुछ कम दे रखी, कहीं पर कुछ ज़्यादा भी इनको मिक्स किया गया है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये तो कंसेप्ट के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरी तरफ हमारे 3 इसमें कन्वेंशन भी है। ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो ये हमारे मिला करके कुल टोटल 12 इसमें दिए गए हैं। ये 12 हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये 12 हमारे रूल्स हैं, जिनका जब आप आगे चल के अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, यानी इनको रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइज करेंगे, तो इन 12 प्रिंसिपल्स को हम अपने ध्यान में रखेंगे। ये 12 प्रिंसिपल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की नींव है, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी इन्हीं 12 जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर टिकी हुई है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी जो बिजनेस है वो हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ये सबसे पहले ये मानकर चलेंगे। तो इसका परिणाम क्या होता है कि इसी के कारण हम अपनी जो एसेट्स होती हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब अगर ये मान करके हम चलें, हमने करंट एसेट्स कौन सी मानी थी, जो 1 साल के अंदर अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और नॉन करंट एसेट्स हमने किन्हें माना था, जिनकी जो 1 साल से ज़्यादा तक हमारे पास में चलती हैं और जो आमतौर पर हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, वो लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल होती हैं। अगर हम ये मान लें कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक नहीं चलेगा, और ये मान लें कि बिजनेस हमारा 1 साल के भीतर भीतर ही खत्म हो जाना है, तो अगर ये हम मान लेंगे तो फिर उनको करंट और नॉन करंट एसेट्स मानने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। इसी तरह से करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती हैं, जो कि 1 साल के बाद में जो के ज़्यादा टाइम, 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं जिनको पेमेंट करने में, और करंट लायबिलिटी होती है जिनको 1 साल के भीतर भीतर पेमेंट कर देते हैं। और अगर यही बात हम यहाँ पर मान लें कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक, कई सालों तक नहीं चलेगा, बल्कि 1 साल में हमारा बिजनेस खत्म हो जाना है, तो फिर नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटीज को डिवाइड हम नहीं कर सकते। वो सारी हमारी करंट लायबिलिटी रह जाएंगी, क्या करंट और क्या नॉन करंट। तो यही एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, जिसके आधार पर जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसेट्स हमारी 2 तरह की होती हैं, लायबिलिटीज भी हमारी 2 तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। तो वो चीज़ें इसी के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, जब इस बात को हम मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब दूसरे जो हमारे कंसेप्ट आती है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें एक जैसे नियम अपनाने हैं, एक जैसा जो तरीका है वो हमें अपनाना है, और वो कई साल तक, आगे आने वाले कई सालों तक हमें वही तरीका अपनाते रहना है। कोई विशेष परिस्थितियों में केवल हम उसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सामान्यतः हम उनमें चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू एनअदर, यानी 1 साल से अगले साल में हम
अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट हमने किया है उसका मेथड जो अपनाए गए हैं वो एक जैसे ही मेथड को अपनाना, ये नहीं कभी किसी साल में कुछ अपना लिया, कभी किसी साल में कुछ अपना लिया। हाँ, ये भी नहीं है जैसे हमने किया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, यानी ये हमेशा स्थिर नहीं है, इनमें बदलाव तो हो सकता है लेकिन ये जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होना। बदलाव होने के पीछे कुछ कारण होने चाहिए, कोई ऐसा कोई कानून बना दिया गया है या हमें लग रहा है कि भाई इससे हमारे जो बिजनेस की सही सही पोजीशन पता नहीं लग पा रही है, तब हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बहुत से बच्चों क्योंकि नया शब्द है, डेप्रिसिएशन नहीं पता होगा। डेप्रिसिएशन पहले हम समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, कोई प्लांट खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, कोई गाड़ी हमने खरीद ली, तो उसके समय के साथ साथ उसकी कीमत में कमी आती रहती है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी और हमें पता है कि मशीन की कितने 10 साल की तक हमारी मशीन चलेगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मूल्य में 10% की हर साल हम कमी मानते चलते हैं कि उसके मूल्य में 10 साल अगर इसकी लाइफ है तो 10% की इसके मूल्य में कमी आती रहेगी। अब ये 10% जो हम दो तरीके से लगा सकते हैं, दोनों तरीके ही मान्य हैं, लेकिन आजकल WDM, एक SLM एक WDM। SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDM का मतलब होता है रिटर्न डाउन मेथड। हालांकि ये डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं ये आगे चल के हम डिटेल में इन्हें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जब बात आई है तो क्या नियम होते हैं और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि 10% लगाना है, तो मान लो डेप्रिसिएशन की रेट क्या 10% है, तो 10% हमेशा जितने की मशीन, मान लीजिए हमने मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी, तो हर साल हम 1 लाख रुपए के ऊपर ही लगाएंगे। 1 लाख रुपए के ऊपर कैसे कि पहले बार 10% इसका कितना हो गया 10,000, 90,000 रह गया, फिर दूसरे साल फिर 10,000, फिर 80,000 रह गया, फिर अगले साल 10,000, फिर हमारा कितना 70,000 रह गया। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन समान लगाते हैं। अब अगर हमने ये तरीका अपना लिया है तो फिर हम हर साल इसी तरीके को फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरा मेथड होता है इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वहां भी 10% ही है, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से इसमें क्या करेंगे, पहले साल में हमारा जैसे 1 लाख रुपीज की हमारी मशीनरी है, 10% हमारे 10,000 हो जाएगा और बाकी अगले साल हमारी मशीनरी कितने की रहेगी 90,000 की। तो अब यहाँ पर जो 10% लगाएंगे हम वो 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि 90,000 के ऊपर लगाते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो ये 9,000 हो गया, फिर हमारी कितनी रहेगी 81,000 बच गई। अब थर्ड ईयर में 8,100 का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। यानी अब हम बात ये आती है कि हमने कौन सा मेथड, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या चीज समझनी है हमें कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है। अगर हमने SLM मेथड अपनाया तो हम फिर हर साल SLM मेथड ही अपनाएंगे। ये नहीं है 2-3 साल तो हमने SLM मेथड अपना लिया फिर WDM मेथड अपना लिया, नहीं, क्योंकि इनसे प्रॉफिट में फिर अंतर आ जाता है कि जो भी कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे। पहले साल का जो प्रॉफिट है वो अलग आएगा, दूसरे साल का प्रॉफिट हमारा फिर अलग आएगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कंपेरेटिबिलिटी हमारी बनी रहे, एक जैसे नियम बनाएंगे, एक जैसे नियम से हम फॉलो करेंगे तो हम फिर उन प्रॉफिट्स का पिछले सालों से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो कंसेप्ट आती है वो एक्रूअल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड में इस कंसेप्ट को अपनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस द यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो ट्रांजैक्शन को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जिस समय पर वो कंसेप्ट वो हमारे ट्रांजैक्शन होती है, उसी समय उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो उसका हमें कैश मिले या कैश ना मिले, इससे कोई उसका संबंध नहीं होता। मान लीजिए जैसे कि हमने एक मार्च के महीने में 10,000 रुपए की सेल की है और इसका पैसा जो है वो हमें अप्रैल महीने मिल रहा है, तो बताइए इसको सेल हम मार्च की माने या अप्रैल की माने। तो यहां पर इस सेल को हम मार्च महीने की सेल मानते हैं। उसी तरीके से जैसे कि एक सैलरी देनी है हमें किसी कर्मचारी की, अब सैलरी वो हमारे पूरे मार्च के महीने वो हमारे यहाँ पर काम करता है और हम उसकी सैलरी आगे आगे के अप्रैल की 10 तारीख को या 15 तारीख को या 7 तारीख को अप्रैल में देते हैं। अब इस खर्चे को अप्रैल का खर्चा माने या मार्च का खर्चा माने, क्योंकि काम तो उसने मार्च में किया है, उसका फायदा हमें मार्च में मिला तो उसको मार्च का खर्चा माना जाएगा। यानी एक्रूअल कंसेप्ट में ये कि इसमें कैश पेमेंट कब की गई है इसके ऊपर ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि जिस समय हमारा वो ट्रांजैक्शन हुई है उसी समय उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यही हमारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहलाती है। यानी चाहे वो सेल हो या परचेज हो, इनकम हो या एक्सपेंसेज हो, जिस रिलेटेड पीरियड व्हेन ट्रांजैक्शन मेड, जिस समय वो ट्रांजैक्शन की जाती है
उसी पीरियड के रिलेटेड वो रहती है और वहीं पर उसको ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। कैश पेड और नॉट, इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, यानी कैश पेड किया गया है या नहीं किया गया है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जिस समय कोई ट्रांजैक्शन होती है उसी समय उसको लिख दिया जाता है, उसी समय की उस ट्रांजैक्शन को मान लिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट आती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे जो अकाउंटिंग इसी कंसेप्ट के ऊपर ये टिकी होती है। सभी कंसेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, सभी जरूरी हैं, सभी का पालन किया जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि जो ये मालिक है, जिसके मन में सबसे पहले बिजनेस करने की आई, ये मालिक है। अब ये बिजनेस करता है, इसने एक अलग बिजनेस करने की सोची, तो बिजनेस और मालिक हम दोनों को अलग अलग मानकर चलते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस जीरो है, इसके पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें कैपिटल पैसा लगाता है मालिक, तो अब बिजनेस के पास में पैसा आ गया। अब ये हम ऐसा मानकर चलेंगे, यानी वो कैपिटल आ गया। कैपिटल लगाने वाला कौन है? मालिक ही है, लेकिन बिजनेस के लिए लायबिलिटी, कैपिटल भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इस चीजों का हम हिसाब किताब इसीलिए रखते हैं कि बिजनेस को अलग मानकर चलते हैं और मालिक को हम अलग मानकर चलते हैं। अगर दोनों को हम मान लीजिए हमने अलग अलग नहीं माना, तो फिर इसका क्या परिणाम होगा? तो बिजनेस की जो हमारी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो सारी ध्वस्त हो जाएगी। कि हम उसमें पहचान करते थे कि हम केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, तो बिजनेस अगर हमारा अलग है ही नहीं, तो फिर तो इसमें मालिक के जो अपने बच्चों के पैसा फीस जा रही है वो भी हम बिजनेस के खर्चे में लिख देंगे। जो मालिक है वो अपने घर में जो बिजली इस्तेमाल करता है वो भी बिजनेस में लिख देंगे। तो इससे बिजनेस का क्या है कि प्रॉफिट या लॉस को सही हमें पता नहीं लग पाएगी। इसलिए बिजनेस को बिल्कुल मालिक से अलग मानकर चला जाता है। बिजनेस के सारे खर्चे अलग रखे जाते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस की एसेट्स वो भी अलग रखी जाती हैं। एक मान लीजिए बिजनेस की एक बिल्डिंग है और एक मालिक के रहने के लिए अलग उसकी बिल्डिंग है, तो दोनों चीजों को हम एक समान मान करके नहीं चलेंगे। उसका किराया, अगर हमने किराए पे ली हुई है ये बिल्डिंग, तो उसका किराया हम देंगे, तो ये बिजनेस का खर्चा है। और मालिक अगर रहने के लिए अपने लिए कोई किराए पे मकान लेता है, तो उसके किराए को हम बिजनेस के किराए में मर्ज नहीं करते। तो यानी जो मालिक भी अगर कोई पैसा लगाता है तो भी उसका भी हिसाब अलग रखा जाता है, और मालिक अगर बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो भी उसका भी अलग हिसाब रखा जाता है। यानी पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम्स ये अलग रखी जाती हैं, और बिजनेस के जो इनकम्स, जो बिजनेस वाले इनकम और एक्सपेंसेज हैं, इनको हम अलग रखते हैं। तो ये तभी संभव है जबकि हम बिजनेस को एक अलग एंटिटी मान करके चलें, अलग इसका एक अस्तित्व होता है, उसे मान करके चलें, तभी ये हमारे अकाउंटिंग को हम पूरी तरीके ठीक से प्रोसेस को कर पाएंगे। तो ये जितनी प्रोसेस की जाती है अकाउंटिंग की, वो सारे हम अकाउंटेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता है। बिजनेस में क्या चीज आई है, बिजनेस में से क्या चीज गई है, इस चीज को वो ध्यान में रख करके तब अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है। अब आगे चलते हैं। अगली हमारी कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये बहुत आसानी समझ में आ जाती है, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम केवल उन्हीं लेन देनों को लिखते हैं जिनको पैसे में मापा जा सकता है। अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट तो डालती हैं, लेकिन उनको पैसे में नहीं नापा जाता, यानी ओनली दोज ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी जिनको हम पैसे में व्यक्त कर सकते हैं, केवल ऐसे जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम लिखते हैं, और जो हमारे पैसे में नहीं नाप सकते उनको हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ ए गुड मैनेजर, एक हमारा बहुत अच्छा मैनेजर है, बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत ईमानदार है, वो हमारे रिटायर हो जाता है, तो बताओ बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। तो एक वो हमारे लिए कमी होगी। आगे हो सकता है कि बिजनेस हमारा उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा, तो उससे बिजनेस को कुछ में के प्रॉफिट में कुछ कमी भी आ सकती है, लेकिन इसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं लिखेंगे, इसकी कहीं भी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि भाई इतने रुपए का नुकसान हमारा बिजनेस मैनेजर को बदलने से हो गया। इसी तरह से कंपटीटर हैज एंटर्ड इन द मार्केट। अब हमारे पहले एक दुकान खुली हुई थी, हमारी काफी ज्यादा बिक्री थी, लेकिन पहले 2-3 दुकान और खुल जाती हैं तो हमारी बिक्री निश्चित रूप से उससे क्या होगी, कम हो सकती है बिक्री। तो लेकिन इसकी भी हम जर्नल एंट्री कहीं पर भी रिकॉर्ड इसको बुक्स में नहीं करते हैं। इसी तरह से एक और जैसे हमने 100 चेयर्स हमने परचेज की,
अब लेकिन अगर ये नहीं बताएं कि कितने रुपए की परचेज की, तो हम बुक्स में ये नहीं लिखेंगे 100 चेयर्स परचेज की गई हैं, उसकी कीमत को लिखते हैं हम कि 100 चेयर्स कितने रुपए की परचेज की हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 चेयर परचेज की है ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये कि कितने रुपए की परचेज की गई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स में लिखा जाएगा तो चेयर्स ऑफ रुपीज 20,000, मान लीजिए एक चेयर की कीमत 200 रुपीज है, तो 100 चेयर्स हमारी कितनी होगी 20,000 की। अब बुक्स में लिखी जाएगी परचेज चेयर्स रुपीज फॉर 20,000, यानी 20,000 रुपए की चेयर परचेज की। तो ये हम कभी नहीं लिखेंगे कि हमने 100 चेयर परचेज की। हाँ, दोनों बातें उसके नोट के रूप में दे सकते हैं कि 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 200 चेयर्स, तो कितने खरीदी गई हैं 20,000 की। अब आगे जो एंट्री होगी वो 20,000 से होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमारे 20,000 ही काम आएंगे। अगली हमारी कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये जो हमारी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट थी उसी से उसी का एक पार्ट कह सकते हैं इसको। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम क्या मानकर चलते थे कि हमारा बिजनेस है जो अनलिमिटेड बहुत साल तक वो चलेगा। अब प्रॉफिट वो जब हमारा बिजनेस बहुत साल तक चलेगा तो अब उसके प्रॉफिट एंड लॉस की कैसे पता चलेगी, तो इस उसकी लाइफ को हम थोड़े कुछ समय में बांट लेते हैं, जिससे उस समय उस पीरियड का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं इसकी। तो इसका मतलब क्या अर्थ क्या है, द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स, यानी कुछ टाइम्स में उसको बांट लेते फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं या लॉस हैं इनको ज्ञात करने के लिए, इनको नापने के लिए, इनकी कैलकुलेशन करने के लिए हम अकाउंटिंग पीरियड्स में थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में इस पूरे बिजनेस के लाइफ को हम बांट लेते हैं, जो कि आमतौर पर 1 ईयर का माना जाता है। हम जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो क्या हर ईयरली निकालते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम क्वार्टरली भी हालांकि कुछ को कैलकुलेट करते हैं टैक्स वगैरह को, लेकिन हमारा जो मुख्य रूप से जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 ईयर का है। अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारा बिजनेस पता नहीं कितने साल तक चलेगा, तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5th ईयर 6th ईयर हर साल का हम प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते रहते हैं। और जो ये 1 ईयर है ये हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक माना जाता है। इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एन एसेट्स रिकॉर्डिंग इन द बुक्स एट द प्राइस एट इट वाज एक्वायर्ड, यानी किसी भी जो भी एसेट्स हमने परचेज की है उसे बुक्स में हम उसी कीमत पे लिखते हैं जितने में कि वो हमने खरीदी होती है, ना कि उस कीमत पे लिखते हैं जितने की वो आज उसकी मार्केट में कीमत है। मान लीजिए जैसे कि हमारे हमने एक वो मशीनरी हमने खरीदी, मशीनरी हमने खरीद ली यहां पर 50,000 रुपीज की। अब लेकिन ये अगले साल ही इसकी जो कीमत ये जो आउट ऑफ डेटेड हो जाती है और नई मशीनें आ जाती हैं मार्केट में, अब इस मार्केट को ये पुरानी हो गई, इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल अब लोग नहीं करते। अब मान लीजिए ये अगले साल हमारे कुल में 10,000 की बिकेगी पुरानी मशीन, तो अब अगले साल हम इसे 10,000 की नहीं लिखेंगे, हम इसे 50,000 की, और मान लीजिए इसकी लाइफ 10 साल है तो इस पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन हम 10% का डेप्रिसिएशन, जितने % डेप्रिसिएशन लगा देते हैं वो डेप्रिसिएशन लगा करके बाकी जो इसकी कीमत है ये 45,000 ये ही लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने लैंड परचेज की है, लैंड परचेज की हमने 5 लाख रुपीज की, तो अब बुक्स में हमने कितने की लिख दी 5 लाख रुपीज की लिख दी। अब नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या हुआ कि रेट मार्केट में बढ़ गए, और रेट भी कितने बढ़ गए कि ये 5 लाख रुपए की जो हमारी लैंड थी वो हमारी अब 20 लाख रुपीज की हो जाती है, कि 4 गुना, बहुत एकदम बूम आ गया मार्केट में, और ये हमारी कीमत बढ़ के कितनी हो गई है ये 20,000। लेकिन अब हम बुक में 20 लाख रुपीज नहीं लिखेंगे, हम इसे 5 लाख रुपीज की ही लिखेंगे। जो कीमत में चेंज आता है उसको हम नहीं लिखते, बल्कि बुक्स में वो कीमत लिखी जाती है जितने की हम उसे परचेज करते हैं। तो ये इस कंसेप्ट के आधार पर ही हम ऐसा करते हैं। कीमत में चेंज, महंगाई आने कारण, कीमत में चेंज आने, मंदी आने कारण या महंगाई आने कारण अगर कीमत में कोई परिवर्तन आता है तो हम उस चीज को बुक्स में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा।
मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये। अब हम देखते हैं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, हमने ये देख लिया कि एक साल के अंदर हम प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं कि इस साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो एक साल का प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसी साल के रेवेन्यू और उसी साल के एक्सपेंसेस को हम शामिल करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो अब जब प्रॉफिट हम निकालें तो सेम अकाउंटिंग पीरियड से जो रेवेन्यू है वो भी उसी अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए, उसी साल के होने चाहिए, और एक्सपेंसेस भी हमारे उसी साल के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेंसेस अगले साल के या पिछले साल के ले लें, रेवेन्यू हम दूसरे साल का ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें प्रॉफिट सही से कैलकुलेट करने के लिए हमारे जरूरी है कि हम उसी साल के एक्सपेंसेस को और उसी साल के रेवेन्यू को हम शामिल करेंगे, पहली एक बात। दूसरी बात इससे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम एक्सपेंसेस हैं, हमने जैसे परचेज किया था, मान लीजिए हमने 8 लाख रुपए के परचेज किए, 8 लाख रुपए की परचेज की और उसमें हमने इसी साल के भीतर, एक साल में, जो पहले ये साल है हमारा, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का, इस पीरियड में हमने जो टोटल परचेज की, गुड्स परचेज की, वो 8 लाख रुपीज की। और हमने जो वहां पर सैलरी दी, इस साल जो लोगों ने काम किया और वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, वो हमारे 10,000, 5,000, 5,000 यानी 20,000 का ये हो गया। अब देखने के लिए अगर हम केवल पहली बात को हम अगर ध्यान में रखते तो यहाँ पर टोटल हमारा इस साल में जो हमारा खर्चा हुआ वो कितना हो गया, 8,20,000 रुपए का, और हमारी सेल हुई केवल 5 लाख रुपए की। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर हमें नुकसान हो गया, 3,20,000 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन नहीं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखी गई है कि ये क्या है कि इसमें से केवल 50% सोल्ड हुई हैं। जो हमने 8 लाख रुपए की परचेज की थी, गुड्स परचेज की थी, उनमें से केवल 50%, इसका मतलब हमारी 4 लाख रुपीज की केवल ये हमारी जो गुड्स थी वो हमारी बिक्री हुई है उनकी। तो अब ये 4 लाख रुपीज की तो हमारी गुड्स होगी, उनके ऊपर 20,000 रुपए का हमारा खर्चा हो गया। इस तरीके से इस पीरियड में जो टोटल हमारा खर्च हुआ है वो 4,20,000 रुपए का हुआ है। अभी 4 लाख रुपए की तो गुड्स हमारी बची हुई है, ये तो हमारे पास में, ये तो अभी हमारी अभी बिकी नहीं। तो अब हम अगर सही सही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो जितनी चीजें हमारी बिकी हैं उन चीजों को शामिल करेंगे, गुड्स को शामिल करेंगे, उनकी कॉस्ट को शामिल करेंगे, और इनको बेचने में जो हमारी खर्चा आया है या इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हमने अगर थोड़ा बहुत किया तो उसमें जो खर्चा आया उसे जोड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के हमारा हो जाता है मान लीजिए 4,20,000 रुपए। और हमारी जो सेल है वो सेल हमारी कितनी हो जाती है, ये टोटल जो कॉस्ट इसकी बनी है वो 4,20,000 रुपए होगी, और हमारी सेल कितनी हो जाती है 5 लाख रुपीज की। तो इसमें से ये कॉस्ट को हम घटा दे तो तब ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80,000 का। तो ये हमारा सही प्रॉफिट है। ये किसके कारण से हुआ है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण ये हम प्रॉफिट को ठीक ठीक निकाल पाए हैं। अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में नहीं रखते तो हम क्या कर देते, पूरे 8 लाख रुपए की परचेज होगी, 5 लाख रुपए की हमारी सेल हुई है, और यहाँ पर 20,000 रुपए का हमारा खर्चा हो गया, हमारा 3,20,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो वो गलत प्रॉफिट हो जाता है, वो ठीक प्रॉफिट नहीं निकाल पाता। तो सही सही फेयर एंड ट्रू एंड फेयर पोजीशन बिजनेस के दिखाने के लिए हमें जरूरी है कि हम मैचिंग कंसेप्ट का भी पालन करें। अब अगली हमारी कंसेप्ट आती है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? अब ये तो हमें पता लग गया कि बिजनेस अलग, वो मालिक अलग और बिजनेस अलग। बिजनेस के पास में अब कुछ भी नहीं है। अब जो भी ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस के लिए, वहां पर दो खातों में, बिजनेस के दो खाते उससे प्रभावित होंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन एफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। इससे चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो, उससे हमारे 2 खाते इफेक्ट होते हैं। अब इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन हम अगले चैप्टर में पूरी डिटेल से करेंगे इसे, लेकिन इसका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पर हमारी एसेट्स क्या होती हैं, वो कैपिटल और प्लस लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस अपने आप में जीरो, बिजनेस पे अभी कुछ भी नहीं है।
बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाएगा वो बाहर से लगाया जाएगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लाइबिलिटीज हो। कैपिटल भी बाहर से लगाई जाएगी, बाहर से कौन? मालिक। मालिक को भी हम बिजनेस से बाहर का अलग आदमी मानकर चलते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि हमारे बिजनेस के मालिक ने कितना लगाया, बाहर के लोगों ने कितना लगाया है, तो उनको दो भागों में बांट देते, कैपिटल और लाइबिलिटीज। हालांकि बिजनेस के लिए दोनों ही, कैपिटल भी और लाइबिलिटीज भी दोनों ही लाइबिलिटी हैं, लेकिन केवल इससे हमें क्या पता लगता है कि जो कैपिटल है ये तो मालिक की प्रति लाइबिलिटी है, और जो अदर लाइबिलिटीज है वो मालिक को छोड़कर दूसरे लोगों के प्रति लाइबिलिटीज है। तो यहां पर बिजनेस के लिए हमेशा एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ही होता है, और ये हमेशा बराबर बना रहेगा। ये कैसे बना रहेगा? इसमें देखिए हम एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब 10 लाख बिजनेस में क्या आगे, 10 लाख रुपए बिजनेस के पास में आगे, तो ये क्या है? एसेट्स। हमारा कैश क्या है? एसेट्स। 10 लाख रुपए बिजनेस में आए, और आए किस तरीके से? कैपिटल से या लाइबिलिटी से? कैपिटल से आए, तो 10 लाख रुपए की हमारी क्या होगी? ये कैपिटल होगी। तो दोनों इफेक्ट हमारे क्या बन गए? दोनों चीज बराबर होगी, यानी दो खाते प्रभावित हुए इससे, एक तो कैश का हुआ एसेट्स का, एक दूसरा हमारा कैपिटल का हुआ। यानी कैपिटल भी हमारे 10 लाख रुपए कैपिटल होगी, तो 10 लाख रुपए की हमारी एसेट्स भी होगी। अब इसके अलावा और हमने क्या किया? लोन फ्रॉम बैंक, मालिक के अलावा ये बैंक है, अब इससे हमने क्या लिया? एक 5 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। अब हमारे पास में कितने हो गए? कैश 5 लाख रुपए का लोन ले आए हम बैंक से, 5 लाख रुपए बैंक ने हमें दे दिए, तो हमारे यहाँ पर जो तिजोरी थी जो बिजनेस की, उसमें 15 लाख रुपए हो गए, और 15 लाख इधर दूसरी तरफ हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी बढ़ गई। तो अब यहाँ पर 15 लाख रुपए की तो एसेट्स होगी हमारी, और 10 लाख रुपए की हमारी कैपिटल होगी, 5 लाख रुपए की हमारी लाइबिलिटीज होगी। यानी ये 10 लाख रुपए की हमारे मालिक ने लगाया और 5 लाख रुपए हमने बैंक से लिया। इस तरीके से बिजनेस के अंदर हमारे 15 लाख रुपए हो जाते हैं। अब इसमें देखिए और भी और कैसे प्रभावित हो सकता है। अब मान लीजिए 15 लाख रुपए में से हमने 8 लाख रुपए की मशीन परचेज कर ली, तो इससे क्या होगा? हमारी एक तो मशीन तो हमारी बढ़ जाएगी, 8 लाख रुपए क्या बढ़ जाएगी? मशीन बढ़ जाएगी हमारे पास में, और दूसरी तरफ कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश कितना कम हो जाएगा हमारा? वही 8 लाख रुपए का, क्योंकि जब 8 लाख रुपए की हम कोई मशीन खरीदेंगे तो 8 लाख रुपए जाएंगे, 8 लाख की मशीन हमारी आएगी। तो यहां पर अब कैश कितना बच जाएगा? ये हमारे 7 लाख रुपए का बच जाएगा, और ये जो हमारी इक्वेशन ही है फिर भी वही बराबर रहेगी, यानी 8 लाख और 7 लाख ये कितने हो जाएंगे? 15 लाख। तो इधर दूसरी तरफ हमारे वो कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल हमारी वही 10 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी हमारी जो बैंक से लोन ले रखा है उसमें भी ना घटा ना बढ़ा, वो भी हमारा 5 लाख रुपए का। यानी फिर भी हमारे ये 15 लाख रुपए, और इधर भी 15 लाख रुपए की एसेट्स और 15 लाख रुपए की एसेट्स और वो कैपिटल और लाइबिलिटी रह जाएंगे। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन आप आगे करोगे, हम डिटेल में पूरे आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें करते रहेंगे इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट का क्या मतलब है, कि इसमें हमारे कोई भी लेन देन कर रहे हैं, हमारे दो खाते उसमें प्रभावित होंगे हर हालत में होंगे। जैसे हम मशीनरी परचेज की तो हमारा कैश गया तो हमारी मशीनरी आई। अब आगे हमारी ये है कन्वेंशंस, ये भी हमारे प्रिंसिपल है, इनका भी हम पालन करते हैं बिजनेस के अंदर। तो पहली कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि इसका मतलब है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। यहां ध्यान रखना, ऑल सिग्निफिकेंट, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे हमारे जो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, जो कि बाहर के लोग जिनको जानना चाहते हैं, रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द बिजनेस शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। उन सभी चीजों को हमें पूरा प्रदर्शित करना चाहिए। जो हमारा सीक्रेट है उनको जरूर नहीं है, लेकिन जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं ऐसी इकोनॉमिक इवेंट्स या अफेयर्स, उनको हमें जरूर दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? एग्जाम्पल है हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज, इनको हम फुटनोट में दिखाते हैं। अब ये कंटीजेंट लाइबिलिटी आपने तो अभी तो पढ़ी नहीं, क्योंकि हमने करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी ये तो हमने पढ़ी थी, लेकिन अभी तक आपने क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं पढ़ी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना, कुछ और भी नए शब्द हमारे आएंगे, जिनको जैसे जैसे वो शब्द आते रहेंगे उनको हम वैसे ही उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो यहाँ पर अब आपको मैं कंटीजेंट लाइबिलिटी भी समझा देता हूँ। ये हमारी संभावित लाइबिलिटीज होती हैं। आज की डेट में लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कोई हमारे खिलाफ किसी ने केस डाला हुआ है,
कि भाई हमें इतने रुपए उसके देने हैं, उसका कुछ नुकसान हो गया, इतने रुपए उसने हमारे ऊपर मान ली 50,000 रुपये के क्लेम डाला हुआ है कि मेरा इन लोगों की वजह से, हमारे बिजनेस की वजह से उनका 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। उसने एक कोर्ट में केस डाल दिया, हमने कहा नहीं नहीं, हमने कोई नुकसान नहीं किया, कि तुम्हारी अपनी गलती से नुकसान हुआ, हमारी वजह से नुकसान नहीं हुआ है। तो अब उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। अब कोर्ट में केस चला गया तो ये हमारे फेवर में भी जा सकता है, ये 50,000 रुपये हमें उसे देने भी पड़ सकते हैं और नहीं भी देने पड़ सकते हैं। तो ये संभावना तो है कि जब उसने केस डाला तो कोर्ट का कुछ भी डिसीजन हो सकता है, हमारे खिलाफ भी जा सकता है, हमारे फेवर में भी जा सकता है। अब ये आज की डेट में हमारी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी में तो हम इसे दिखा नहीं सकते, बैलेंस शीट में इसकी तो एंट्री तो हम कर नहीं सकते जब तक कि हमें उसे देना ना पड़ जाए। ये 50,000 रुपये की हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन इसको बैलेंस शीट में नीचे फुट नोट के ऊपर अलग से दिखाएंगे हम, कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए। अगर हमें 50,000 रुपये देने पड़ जाते हैं तो हमारे बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो इसको हम फुटनोट में दिखाते हैं कि हमारे पास में एक क्लेम डाला हुआ है 50,000 रुपये का, ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, कि आज की डेट में अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन ये हमारी संभावित लायबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ को भी हम एंट्री ना करते हुए भी फुट नोट के रूप में इसको दिखाते हैं। तो ये किस कारण से दिखाते हैं हम? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो हर बात जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, जो इकोनॉमिकली जो इफेक्ट करती है, ऐसी चीज़ों को हम अपने यहाँ पर पूरी तरह से दिखाते हैं। अब अगली कन्वेंशन आती है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर की अपोजिट है। यानी फुल डिस्क्लोजर में तो कहते हैं कि सभी सिग्निफिकेंट चीज़ों को दिखाएं, और इसमें कहते हैं कि जो इनसिग्निफिकेंट है उनको ना दिखाएं। हालांकि इसी का एक स्पष्टीकरण है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट शब्द लिखा था और यहाँ पर लिख दें आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। यानी जो हमारी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, जिनका कोई ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर बिजनेस पर नहीं पड़ता है, तो उन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम या तो छोड़ देते हैं या उनको 2-3 चीज़ों को इकट्ठी मिला करके लिख देते हैं। जैसे स्टेशनरी है, अब स्टेशनरी में फुल डिस्क्लोजर में के हिसाब से क्या है कि हमने एक पेन खरीदा, एक हमने जितने की पेंसिल खरीदी, कितने रुपये की हम लेजर बुक वगैरह जर्नल या लेजर जो लिखने के लिए वो बुक्स हमने वो खरीदी, वो सबको हम अलग अलग दिखाएं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कितने की बुक्स खरीदी, पेंसिल खरीदे, पेन खरीदे, हम इन सबको मर्ज करके क्या लिख देते हैं कि स्टेशनरी खरीदी हमने। ये सारी चीज़ें इनको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करके इनका एक इन सभी के लिए हमने एक चीज नाम रख लिया इन सभी का, और वो क्या है, स्टेशनरी। तो इस तरीके से फुल डिस्क्लोजर में तो यही आता। फुल डिस्क्लोजर की अगर बात को हम रखें तो उसके अनुसार तो हमें पेन भी अलग बताना है, पेंसिल भी अलग बतानी है, बुक्स भी अलग बतानी है, लेकिन हमने उनको मर्ज कर दी स्टेशनरी, क्योंकि ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट चीज़ें। दूसरी चीज़ है, जैसे हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किया और स्टॉक का वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपये आया, तो यहां पर अगर मान लीजिए 5,500,000 रुपये है इसकी स्टॉक का वैल्यूएशन, तो हम उसे 5 करोड़ लिख देंगे, 500 रुपये को हम यहां पर छोड़ सकते हैं। ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है कि 5 करोड़ में 5,500,000 रुपये का स्टॉक जी, तो ये वैसे देखने में सुनने वैसे अटपटास लगेगा, 500 रुपये के इसमें क्या लिख दिया, या 5,50,00,000 रुपये का स्टॉक वैल्यूएशन हुई है तो यहाँ पर 500 रुपये को हम छोड़ देंगे, केवल 5 करोड़ लिख सकते हैं। लेकिन ये सिग्निफिकेंट तब हो जाता है जब मान लीजिए 10,000 स्टॉक का वैल्यूएशन 10,000 है और वहां पर 500 रुपये 10,500 रुपीज़ है, तो वहां पर 10,000 नहीं लिखेंगे, 10,500 10,000 में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 5 करोड़ में 500 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ को इसको हम छोड़ देते हैं। तो जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं मटेरियलिटी कन्वेंशन के अनुसार या तो हम उन्हें छोड़ देते हैं या उनको मर्ज कर देते हैं। अब आगे और लास्ट कन्वेंशन है ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड। यानी जो संभावित हमारे कोई लॉसेज हैं, हमें पता है कि आगे कुछ ये नुकसान हो सकता है, तो उसको तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो संभावित हमारे गेन्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब प्लेइंग सेफ, यानी हम सेफ प्ले करते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कम से कम देखो इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। आप दैनिक जीवन में देखते होंगे जब आप खुद पेपर करके आते हैं, जब आप उनकी मार्किंग करते हैं कि भाई कितने नंबर आएंगे, भाई ये 5 नंबर का कम से कम 4 नंबर तो इसमें फिर भी मिल ही जाएंगे, और ये कितने नंबर का, ये 10 नंबर का, इसको मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन फिर भी कोई कम से कम इसमें 8 नंबर तो देगा ही देगा, इतने नंबर तो जरूर दे ही देगा। तो हम क्या करते हैं
कि ज़्यादा नहीं सोचते, बल्कि उसको कम से कम माल के चलते सेफ प्ले, इसको हम सेफ प्लेइंग सेफ कहते हैं, यानी कम से कम इतनी चीज़ तो हमें हो जाएगी। वही बिजनेस में भी है, हम ये लेकर चलते हैं कम से कम हमारे इतने का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। इसलिए अगर पता लग रहा है कि हमें कुछ आगे हमें कुछ नुकसान हो सकता है तो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये फायदा हुआ नहीं है हमारा, लेकिन हमें लगता है कि आगे हमें ऐसा फायदा हो सकता है, तो उस फायदे को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसके लिए दो बातें मैं आपको समझाऊंगा, दो एग्जांपल इसके हम बताते हैं कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा बिना बिका माल बच जाता है साल के एंड में, तो उसके जो उसका वैल्यूएशन करते हैं हम, उसकी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, जितने उसकी लागत आई है और जितना वो मार्केट में उसकी जो कीमत चल रही है, उन दोनों में से जो कम होते हैं उसे लिखते हैं हम इसमें। यानी जैसे कि हमारी मान लीजिए लागत आती है, किसी जो माल बचा हुआ है उसकी जो लागत थी वो हमारी 50,000 रुपये की थी, और ये मार्केट में हमारा 60,000 रुपये में बिक सकता है, तो अब जो उसकी वैल्यूएशन की जाएगी वो 60,000 नहीं करते हम, उसे 50,000 रुपये ही करेंगे। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, मान लीजिए 60,000 की बजाय इसकी तो मार्केट में हमारी लागत तो 50,000 जरूर आई थी, लेकिन आजकल उसकी मार्केट में वैल्यू गिर करके कितनी रहेगी, 40,000 रहेगी। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो 40,000 करेंगे, ना कि 50,000 रुपये। तो ये क्या है, हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है, उनको तो हम ध्यान में रखते हैं, और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। ये हालांकि देखो अभी 40,000 का बिका नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमने उसे 40,000 मान लिया, जो कि नुकसान है तो उसको हम ध्यान में पहले रख लिया है। और यहाँ पर 60,000 का हमारा प्रॉफिट होने वाला था, हम पता है मार्केट में 60,000 को बिक सकता है, लेकिन फिर भी हमने उसकी कीमत कितनी रखी थी, 50,000 रुपये ही रखी थी। दूसरा एक और आगे एक पॉइंट और है इसमें, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब वही बात, ये भी आपके लिए क्या हो गया, एक नया शब्द हो गया। ये हमने जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जो पिछले वीडियो में, हमने इसका जिक्र नहीं किया था, तो इसको चलिए अब यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए हमने अपना माल बेचा, सेल की, सेल हमने 20 लोगों को की, 20 पीपल्स को, और सभी को मान लीजिए हमने 1,000 की सेल की, 1,000 रुपीज 1,000 की, और ये हमारी सेल कितनी होगी, 20,000 की। और ये 20,000 हमारे क्या हो जाते हैं, डेटर हो जाते हैं, मैंने उधार सेल किए, ये ऑन क्रेडिट किस पे की, ये हमने उधार में ये सेल कर दी 20,000 रुपये की। और ये हमारे क्या हैं, 20,000 के हमारे डेटर्स हैं। अब आपको क्या लगेगा कि ये संभावना है ना कि इनमें से एक आध तो ऐसा निकल ही जाएगा शायद जो कि पैसा ना दे, इस चीज़ की संभावना है। तो हम ये गारंटी से हमने कह सकते हैं कि 20 के 20,000 हैं, जो 20 के आदमी है सारे सारे ईमानदार हैं, और सारे सारे समर्थ है पेमेंट करने में, ईमानदार हो सकता है लेकिन उसकी कोई मजबूरी आ सकती है किसी के साथ में कि वो पेमेंट ना कर पाए। तो ये संभावना बनी रहती है कि आगे चल के हो सकता है कि हमें इनमें से कुछ पैसे ना मिले। तो इसके लिए हम कुछ एक प्रोविजन बना लेते हैं कि पहले ये मान कर चलते हैं कि इसमें से मान लीजिए जैसे 5% का हमने मान लिया कि एक आदमी इनमें से 5% पैसा हमारा डाउटफुल है, वो डूब सकता है, वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चों की साइड में यानी लॉस में हम पहले से दिखा कर चलते हैं, यानी 1,000 रुपये का हमारे क्या प्रोविजन बना लेते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। और हम जो अपने डेटर्स को दिखाते हैं वो फिर हम 19,000 के लेकर के चलते हैं कि भाई 1,000 तो हमारे डाउटफुल है, लेकिन 19,000 रुपये तो हमारे पूरे सही से मिल सकते हैं। हालांकि चाहे 20,000 मिल जाएं, लेकिन हम इनके लिए जो फ्यूचर में कुछ लॉसेज होते हैं उनके लिए पहले से प्रोविजन करके चलते हैं, उनको पहले से मान करके चलते हैं, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं मान कर चलते। तो इस तरीके से आज हमारे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग यानी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।